हेलो एवरीवन, आप सबका बिकम एकेडमिक चैंपियन पर स्वागत है। तो आज से हम इतिहास शुरू करने जा रहे हैं। तो आज इतिहास का पहला क्लास है। तो आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसमें थोड़ा सा टिक को किया हुआ है, मतलब 3-4 क्लास ऐसे आएंगे जिसमें टिक किया हुआ है। बच्चे लोग रहता है तो सब टिक कर दिया है। उसके बाद आपके सारे जो भी आपके क्लास आएंगे उसमें टिक नहीं रहेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इतिहास के तहत अध्ययन किया जाता है। तो इतिहास के तहत किसका अध्ययन किया जाता है? तो इतिहास के तहत अतीत का अध्ययन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा अतीत। अगला प्रश्न है, प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था? तो प्रथम यूनानी इतिहासकार था हेरोडोटस। तो हेरोडोटस करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था? तो हेरोडोटस था। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने स्पष्टता कहा कि इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्ति संगत साक्ष्यों पर आधारित है? मतलब यह किसने कहा था कि इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्ति संगत साक्ष्यों पर आधारित है? तो किसने कहा था? तो थ्यूसिडाइडिस ने किया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए ये NET JRF 2012 का क्वेश्चन है। द हिस्ट्रीज के रचनाकार कौन है? मतलब द हिस्ट्री नामक पुस्तक था, उसका रचनाकार कौन है? तो हेरोडोटस है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा हेरोडोटस। अगला प्रश्न देखिए, इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में निम्न में से किससे संबंधित है? मतलब इतिहास के पिता किसे कहा जाता है? तो हेरोडोटस हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इतिहास अपने को दोहराता है। इतिहास अपने को दोहराता है, यह कथन किसका कथन है? मतलब इतिहास अपने को दोहराता है, यह किसका कथन है? तो हीगल का कथन है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा हीगल। हम इतिहास से यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कभी कुछ नहीं सीखता, यह कथन किसका है? हम इतिहास से यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कभी कुछ नहीं सीखता, यह कथन किसका? तो यह भी कथन हीगल का है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसका कथन है? समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। मतलब जो समस्त इतिहास है वो वर्ग संघर्ष का इतिहास है। किसने कहा था? तो कार्ल मार्क्स ने कहा था। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इतिहास के विषय में मार्क्स के दृष्टिकोण का संक्षिप्त वर्णन है? ये जो मार्क्स है उसके दृष्टिकोण का संक्षिप्त वर्णन है। तो देखिए, इतिहास शोषक और शोषित वर्गों के बीच संघर्ष का सिलसिला है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये कार्ल मार्क्स ने कहा था। निम्नलिखित में से किसने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो कार्ल मार्क्स ने किया है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की मदद से समझाया है? तो किस सिद्धांत की मदद से समझाया है? तो द्वैतवाद भौतिकवाद सिद्धांत के मतलब समझाया है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद सिद्धांत से समझाया है कार्ल मार्क्स ने। इतिहास विगत की राजनीति है। इतिहास विगत की राजनीति है, यह किसका कथन है? तो इतिहास जो विगत की राजनीति है, ये कथन है सीले का। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा सीले। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, मिलान करने वाला है। ऐसा ही एग्जाम में भी क्वेश्चन आ रहा है। सूचीबद्ध ने लेखक के नाम दिया हुआ है, इतिहास की परिभाषा दी हुई है। तो यहाँ पे देखिए पहला है ओकसॉट। तो ओकसॉट ने क्या कहा था? तो इसने कहा था, ओकसॉट ने कहा था इतिहास सच यह है कि इतिहास में अतीत वर्तमान के साथ बदलता है, यह कहा था ओक्टस ने। तो ए का थ्योरी हो जाएगा, ए का थ्योरी हो जाएगा। तो ए का थ्योरी देखिए, ए का थ्योरी यहाँ पे नहीं है, ए का थ्योरी यहाँ भी नहीं है, ए का थ्योरी यहाँ भी नहीं है। तो ये समान ऑप्शन कट जाएगा। तो सही हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे ट्रेवेनियन ने क्या किया था? तो ट्रेवेनियन ने कहा था कि इतिहास का महत्व वैज्ञानिक नहीं है। मतलब इतिहास का जो महत्व है वो वैज्ञानिक नहीं है। तो बी का 4 हो जाएगा। उसके बाद कहा था कॉलिंगवुड ने कहा था संपूर्ण इतिहास विचारों का इतिहास है। संपूर्ण इतिहास विचारों का इतिहास है, किसने कहा था? तो कॉलिंगवुड ने किया था। तो ऑप्शन नंबर ए मतलब सी का ए हो जाएगा। उसके बाद ब्यूरी ने क्या कहा? तो ब्यूरी ने कहा कि इतिहास स्वतः मात्र एक विज्ञान है, इससे कम नहीं और इससे अधिक नहीं। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है,
इतिहास दर्शन शास्त्री ने कहा था समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है? मतलब किसने कहा था कि समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है? ये किसने कहा? तब बेनेडिक्टो क्रोचे ने कहा है, बेनेडिक्टो क्रोचे। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इतिहास के वर्तमान एवं अतीत के बीच अंतरहीन वार्ता, यह किसने कहा था? मतलब जो इतिहास और अतीत है इसके बीच अंतरहीन वार्ता है, यह किसने कहा था? तो E.H. कार ने कहा था। E.H. कार करेक्ट आंसर हो जाएगा। E.H. कार। तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाला BC किसका संक्षिप्त कार है? मतलब जो तिथियों के साथ प्रयुक्त होता BC, ये किसका संक्षिप्त कार है? तो बिफोर क्राइस्ट का मतलब साक्षात कार, मतलब इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तब बिफोर क्राइस्ट। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिफोर क्राइस्ट। उसके बाद आगे देखिए, तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाले AD का पूर्ण रूप क्या है? तो एनो डोमिनी है, एडो डोमिनी इसका पूर्ण रूप है, एडो डोमिनी। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्ष 2050 ईस्वी, मतलब जो वर्ष 2050 ईस्वी है इसके बारे में मतलब बताना है। तो वर्ष 150 ईस्वी के पहले आता है नहीं, जिस वर्ष में वर्ष 150 ईस्वी आता नहीं, जिस दशक में वर्ष 150 नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 150 ईस्वी पूर्व के बाद आता है, तो ये करेक्ट आंसर है। क्योंकि इतिहास में क्राइसिस से पहले जब हम आगे बढ़ते हैं तो समय घटता है। वर्ष 1025 ईस्वी किस शताब्दी में आता है? तो 11वीं शताब्दी में आता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 11वीं शताब्दी। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करिए। सितंबर मतलब ये दिया हुआ संवत, इधर दिया हुआ किस समय की गणना, मतलब किस समय से इसकी गणना की जाती है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले विक्रम संवत, विक्रम संवत कब आया था? तो 78 ईस्वी में आया था। मतलब जो भी होगा A का 4 होगा, A के 4 होगा, A के 4 होगा। तो A के 4 होगा, तो देख लेते ऑप्शन में A के 4 है। A के 4 देखिए, A के 4 यहाँ है, A के 4 देखिए, A के 4 यहाँ है, A के 4 यहाँ है। तो मतलब यहाँ पे B नहीं होगा और A नहीं होगा, मतलब C या D में से कोई आंसर होगा हमारा, C या D में से कोई एक आंसर होगा। और आगे चल के देखते हैं। उसके बाद हम लोग जानते हैं शक संवत, शक संवत सब जानता है। तो शक संवत कब आया था? तो 78 ईस्वी में आया था, मतलब B का 3 होना चाहिए। तो B के 3 होगा, तो B के 3 देखिए है, B का 3, B का 3, B का 3 देखिए ये या ये होगा, इसमें देखिए B का 3 है लेकिन इसमें B का 5 है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए, विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था 58 ईस्वी में, प्रारंभ ईसा पूर्व में प्रारंभ हुआ था। शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासन काल में 78 ईस्वी में हुआ था? तो ये कनिष्क के समय में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी कनिष्क सही आंसर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? तो ये शक संवत पर आधारित है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, शक संवत। शक संवत। गुप्त संवत 319 से 320 को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो गुप्त संवत का प्रारंभ किसने किया था? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया था? तो अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में किया था। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में। यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट वाइज वाला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का सही उपयोग करें। तो विक्रम संवत हमने पीछे पढ़ा कि 58 ईसा पूर्व में आरंभ हुआ था, तो ये सही है। शक संवत सन 78 ईस्वी से आरंभ हुआ, हाँ ये भी सही है। गुप्त संवत 319, हाँ पीछे आया 319, ये भी सही है। भारत में मुसलमानों का आगमन 192 नहीं, इससे पहले बहुत दिल्ली सल्तनत आया 192, तो मुसलमानों का नहीं, इससे पहले हुआ था। तो ये गलत हो जाएगा। तो हमारा 1 2 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है 1 2 3। विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व में, शक संवत 78 ईस्वी में, गुप्त संवत सन 319 ईस्वी से प्रारंभ हुआ था। तो इसको भी आप याद रखिएगा। उसके बाद देखिए हमारा अगला प्रश्न, हर्षवर्धन ने 1606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी? तो अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में किया था। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा, अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में किया था। निम्नलिखित में से वह कौन सा संवत है जो कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुरी संवत भी कहलाता है? मतलब वह कौन सा संवत है जो कलचुरियों द्वारा उसको बहुत उपयोग किया, जिस कारण उसको कलचुरी संवत भी कहा जाने लगा? तो त्रैकूटक संवत है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, त्रैकूटक संवत।
उसके बाद अगला प्रश्न है, चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया था? मतलब जो चालुक्य विक्रम संवत है उसका प्रारंभ किसने किया था? तब विक्रमादित्य 4 ने किया था। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, विक्रमादित्य 4। निम्नलिखित में से किसे एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है? तो लक्ष्मण सेन को प्राप्त है। निम्न में से किसे एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है? तो लक्ष्मण सेन को प्राप्त है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष 209 में शक संवत का वर्ष होगा? तो 1931 वाला होगा 2009 में शक संवत का वर्ष। उसके बाद आगे देखिए, विक्रम संवत 2070 ईस्वी संवत में रूपांतरित करने का मान होगा तो हो जाएगा ये आपका 2013। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला हमारा प्रश्न है, विक्रम एवं शक संवत के आरंभ के बीच कितने वर्षों का अंतर है? तो हो जाएगा हमारा 135 वर्ष। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 135 वर्ष। पुलकेशी द्वितीय का बदामी शिलालेख शक वर्ष 665 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित किया या करना हो तो वह वर्ष होगा, तो यह 600 वर्ष हो जाएगा। राजस्थान सरकार के कैलेंडर विक्रम संवत 2063 लिखा हुआ है, तो शक संवत का क्या होगा? तो हो जाएगा 1928 होगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1928। उसके बाद देखिए हमारा अगला प्रश्न है, पुरातत्व में स्तर विन्यास पद्धति निम्नलिखित में से किसको समझने के लिए प्रयुक्त की जाती है? तो ये भौतिक अवशेषों के क्रमिक निक्षेप को समझने में प्रयुक्त की जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कार्बन 14 तिथि निर्धारण पद्धति को किसने विकसित किया था? तब विलियर्ड लिब्बी ने किया था। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, विलियर्ड लिब्बी। उसके बाद देखिए हमारा अगला प्रश्न है, काष्ठ, अस्थि और शंख के पुरातात्वीय नमूनों का काल निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अपनाया जाता है? तो ये कार्बन डेटिंग विधि अपनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस पर रखिएगा कि कार्बन 14। कार्बन डेटिंग निम्न में से आयु निर्धारित हेतु प्रयुक्त होती है? तो जीवाश्म की आयु निर्धारित होती है कार्बन डेटिंग विधि द्वारा, जीवाश्म की आयु को निर्धारित की जाती है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, प्राग इतिहास का अंत एवं इतिहास का आरंभ तब माना जाता है जब मानव ने लिखना शुरू सीखा था, उस समय से इसको माना जाता है प्राग इतिहास का अंत एवं इतिहास का आरंभ। भारत के संदर्भ में ऐतिहासिक काल का आरंभ कब से माना जाता है? तो भारत के जो संदर्भ में ऐतिहासिक काल का जो आरंभ माना जाता है वो 600 ईसा पूर्व से माना जाता है। सिंधु सभ्यता को आदि ऐतिहासिक सभ्यता कहा जाता है क्योंकि इसमें यह प्रमाण मिला है, तो लेखन का प्रमाण मिला है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा, लेखन। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का वन चैत्र ग्रेगोरियन कैलेंडर की निम्नलिखित तिथियों में से किस एक के तदरूप है? तो ये 22 मार्च का तदरूप है, 22 अथवा 21 मार्च। इसको याद रखिएगा, यूपीएससी 2014 का क्वेश्चन है। किसने इतिहास को प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक तीनों भागों में बांटकर देखने का रिवाज चलाया है? तो सेलेरियस ने चलाया है। मतलब किसने है? जो प्राचीन हो गया, मध्यकालीन हो गया और आधुनिक हो गया, तीनों भागों में बांटकर इतिहास को देखने के बारे में रिवाज चलाया था, तो सेलेरियस चलाया था। अगला और आज का लास्ट प्रश्न है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा और ऐसे ही आपको वीडियो मिलते रहेंगे। निम्नलिखित में से किसने गुप्त संवत के प्रारंभ के निर्धारण के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना दी थी? किसने दी थी? तो अल-बरूनी ने दी थी। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अल-बरूनी। अगर जो चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर लें, जल्द से जल्द 1 के सब्सक्राइबर पूरा कर लें, जिससे आपको इस पर और भी सारी रीजनिंग उजनिंग सबकी क्लास धीरे धीरे आ जाएगी। तब तक आपको जीके ही सिर्फ चलेगा। तो थैंक यू, धन्यवाद।